आसमान छूती इमारतें, ज़मीन पर रेंगती गाड़ियाँ, एक शोर सा हर तरफ, एक कशिश हर जगह, एक तड़प हर किसी के दिल में मचलती है यारा। ठीक उसी तरह जैसे दरिया की लहरें मचलती हैं। कुछ लहरें जो खुशनसीब होती हैं उन्हें किनारा मिलता है, और बाकी समंदर के सीने में ही दफन होने को मजबूर होती हैं। समंदर की इसी फितरत का कायल है शायद ये शहर मुंबई, और इस शहर में समंदर के किनारे बना वो आलीशान महल भी। ये आशीर्वाद है, वो बंगला जिसकी दीवारों से टकराकर वक्त की न जाने कितनी ही लहरों ने दम तोड़ा। ये वो बंगला है जो बना बॉलीवुड के सबसे बड़े और पहले सुपरस्टार का आशियाना। और यही वो बंगला है दोस्तों जिसने उस सुपर सितारे का आखिरी सांस तक साथ निभाया। उस मुश्किल वक्त में भी जब बॉलीवुड की रंगीन दुनिया दोस्तों, नाते रिश्तेदारों और खुद उनके हौसले ने भी छोड़ दिया था उनका साथ। राजेश खन्ना एक ऐसी शख्सियत दोस्तों जिन्होंने ज़िंदगी में हिमालय की तरह ऊंचाइयां भी देखी और किसी समंदर जितनी गहराइयां भी। जितना नीचे तक जा सकते थे उतना नीचे गए राजेश खन्ना। जितना अकेला हो सकते थे उतने अकेलेपन से भी घिरे राजेश खन्ना। जितना टूट सकते थे उतना टूटे भी दोस्तों। पता नहीं जिंदगी ने इस सितारे के साथ आखिर ऐसा सलूक क्यों किया। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद, जिसकी एक वक्त पर कीमत 150 करोड़ रुपए हो गई थी दोस्तों। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे उस करोड़ों रुपयों वाले बंगले में रहने वाले राजेश खन्ना अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 सालों में एक तरह से कंगाल हो गए थे। यही नहीं, वो बेहद अकेलेपन के शिकार भी हो गए थे दोस्तों। राजेश खन्ना की दर्द भरी दास्तान बताई थी उस शख्स ने जो राजेश खन्ना की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उनके बेहद करीब थे। और वो थे राजेश खन्ना की आखिरी फिल्म के निर्देशक अशोक त्यागी। वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं दोस्तों कि राजनीति कहो तो, परिवार कहो तो, पब्लिक कहो तो, या फिल्म इंडस्ट्री कहो तो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसने देखा जाए तो राजेश खन्ना के साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो, मतलब कि उनको अकेला छोड़ दिया। अशोक त्यागी 6-7 सालों से राजेश खन्ना के करीब रह चुके हैं दोस्तों, और तब वो उनके साथ रियासत नाम की फिल्म भी बना रहे थे। इससे पहले कि हम राजेश खन्ना की ज़िंदगी के दर्द भरे राज खोलें दोस्तों, पहले देख लीजिए बॉलीवुड के इस पहले सुपरस्टार की आखिरी फिल्म रियासत की एक झलक। अभिनेता रजा मुराद इस फिल्म के दौरान की बातों को याद करते हुए कहते हैं, हम रियासत की शूटिंग कर रहे थे जो एक अंडर प्रोडक्शन फिल्म है। वो मुझे बंधु कहते थे। वो नमक हराम में वो हम दोनों एक दूसरे को बंधु कहते थे। वो कहते हैं, बंधु कल हमने नमक हराम देखी है, तेरा वो गाना देखा, मैं शायर बनता हूँ। बंधु मेरी आंखें भीग गईं, मेरी आंखों में आंसू आ गए बंधु वो गाना देखकर। ये कहा उन्होंने और मैंने उनकी आंखें भीगती हुई देखी। पहली बार मैंने जतिन खन्ना इंसान की आंखें भीगी हुई देखी। बॉलीवुड की दुनिया में आए बर्तावों के बावजूद राजेश खन्ना अपने उसी आशीर्वाद बंगले में डटे रहे। लेकिन करीब 10 साल पहले उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब वो अपने उस घर से बेदखल कर दिए गए थे। आप चौंक जाएंगे दोस्तों ये सुनकर कि साल 2001 से साल 2008 तक राजेश खन्ना के पास रहने के लिए अपना वो बंगला आशीर्वाद नहीं था। राजेश खन्ना के फिल्म निर्देशक अशोक त्यागी कहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए का क्लेम जो था इनकम टैक्स का, ये राजेश खन्ना ने उन्हें खुद बताया था। अशोक त्यागी कहते हैं कि ये बात हकीकत है कि इनकम टैक्स ने उनके ऊपर क्लेम डाल दिया, और जब राजेश खन्ना इस क्लेम को नहीं चुका पाए तो वो जो आशीर्वाद जिसके अंदर उनका अंतिम संस्कार हुआ, इस राष्ट्रीय धरोहर को हमारे देश की सरकार ने अटैच कर लिया था और राजेश खन्ना को बेघर कर दिया था। हिंदी सिनेमा के इतिहास में करीब 10 साल पहले का ये वो दौर था दोस्तों जब राजेश खन्ना बड़े पर्दे से भी गायब हो गए थे और सियासत के सीन्स में भी। और ऐसे हालातों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी
उन पर 1.5 करोड़ रुपए की देनदारी निकाल दी थी। और इसके बाद आशीर्वाद पर तब तक के लिए ताला छड़ दिया गया जब तक कि ये टैक्स चुका ना दिया जाए। और इस तरह राजेश खन्ना को छोड़ना पड़ा अपना वो प्यारा आशियाना। अपने एक इंटरव्यू में फिल्म पत्रकार भावना सुमैया कहती हैं, रेंट पे लोखंडवाला में एक बंगला लिया था, वहाँ भी मैं गई थी। मैंने कहा काका जी ये बंगला तो अच्छा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। और उन्होंने ऐसे कोई बुरी तरीके से नहीं कहा कि आई एम राजेश खन्ना। एक होता है ना कि आपको छोटे घर में रहने की आदत नहीं है तो आप क्या करो। उनको सब कुछ छोटा छोटा लग रहा था। आगे वो कहती हैं, उसके बीच में वो थोड़े दिनों के लिए अभिषेक बिल्डिंग में भी रहते थे, वर्सोवा में। मैं सब जगह पे गई हूँ। आशीर्वाद जिसके दरवाजे से निकली थी कभी राजेश खन्ना की बारात, उनकी दोनों बेटियों का जन्म भी वहीं हुआ। डिम्पल के साथ उनका घर बसा भी वहीं और टूटा भी वहीं। इसी घर में राजेश खन्ना ने अपना ज़बरदस्त स्टारडम भी देखा। राजेश खन्ना के हर सुख दुख का गवाह रहा वो घर एक ज़माने में उनसे छीन लिया गया था। अशोक त्यागी कहते हैं, कई साल तक ये अटैच रहा। आत्मसम्मान है काका जी के अंदर, क्योंकि उनकी पत्नी, उनकी बेटियां, उनके दामाद सब बहुत पैसे वाले लोग हैं। और ऐसी कोई बात नहीं थी कि 1.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। एक वो वक्त था दोस्तों जब 70 के दशक में राजेश खन्ना का सुपर स्टारडम सूरज को भी चुनौती दे रहा था। और फिर वो वक्त भी आया जब अपने टूटते स्टारडम की छाँव में राजेश खन्ना तन्हा खड़े थे। कभी फैंस और चकाचौंध से घिरे रहने वाले राजेश खन्ना बॉलीवुड में अकेले पड़ चुके थे दोस्तों। और उनका परिवार तो कब का उनसे दूर जा चुका था। लिहाजा ऐसे वक्त में अपने घर से बेदखल होने के बाद राजेश खन्ना कहाँ गए, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बॉलीवुड ने अपने पहले सुपरस्टार के साथ क्या सलूक किया। फिल्म अभिनेता धीरज कुमार का कहना था कि राजेश खन्ना शायद इसीलिए अकेले पड़ चुके थे क्योंकि उनका जो अपना नज़रिया था वो कुछ इस तरह से था कि मुझे मेरे रुतबे का या मेरे लायक मुझे कुछ मिलेगा तो मैं फ़िल्मों में वही करूँगा। फिल्म पीआरओ राजू कारिया का कहना था कि एक ज़माना ऐसा भी आया था कि लिंगिंग रोड पर 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर की प्रोड्यूसरों की गाड़ियों की लाइन लग जाती थी और एक ज़माने में हफ्तों तक कोई नहीं आता था। राजेश खन्ना के आखिरी फिल्म के निर्देशक अशोक त्यागी कहते हैं, बहुत बड़ी कंपनी एड लैब्स को जब टेक ओवर किया गया था, मैंने एड लैब्स को जाके प्रपोज़ल दिया कि मैं राजेश खन्ना जी को पिक्चर, वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है वो मेरे को बोलता है और मेरे बहुत बड़े मित्र हैं, बहुत ही करीब हैं, उनको बुरा ना लगे लेकिन वो भी इस बात को बोलेंगे कि सच है। मनमोहन शेट्टी जी तब तक एड लैब के इंचार्ज थे। मैंने मनमोहन शेट्टी जी को बोला कि मैं राजेश खन्ना जी को रिवाइव करना चाहता हूँ, पिक्चर बनाना चाहता हूँ, बट हिज हैंड्स वर बाउंड। ही सेड कि माय एग्जीक्यूटिव, वो बोले कि आप कोई दूसरे सेलेबल एक्टर को क्यों नहीं लेके आते हो।